ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। मैं हूं आपका दोस्त मुनीश शर्मा, हाजिर हूं लेकर आपके लिए देश और दुनिया के ताजा समाचार। भारतीय संसद का मॉनसून सत्र आरंभ हो चुका है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत संसद के दोनों सदनों की बैठक के समय में अंतराल रहेगा। संसद की कार्रवाई के लिए मानदंडों को औपचारिक रूप दे दिया गया है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह सत्र विशेष परिस्थितियों में आयोजित किया जा रहा है। कोविड-19 काल में सांसदों ने कर्तव्य निभाने का रास्ता चुना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संसद और उसके सभी सदस्य मिलकर यह संदेश प्रेषित करेंगे कि पूरा देश सैनिकों के साथ है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा है कि जब तक कोविड-19 का वैक्सीन नहीं आ जाता, हम सभी को पूरी तरह सावधान रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए मास्क पहनने चाहिए और समय समय पर साबुन से हाथ धोने चाहिए। शनिवार और रविवार सहित संसद के मॉनसून सत्र की कुल 18 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान 45 विधेयक और 2 वित्तीय प्रस्ताव चर्चा के दायरे में हो सकते हैं। इन विधेयकों में किसानों के कल्याण और भारत की केंद्रीय चिकित्सा परिषद से जुड़े हुए विधेयक तथा अनिवार्य वस्तु संशोधन विधेयक और महामारी संशोधन विधेयक शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार कोविड-19 का वैक्सीन मार्च 2021 तक तैयार होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि लोगों को भरोसा दिलाने के लिए वैक्सीन की पहली खुराक वही लेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद के दोनों सदनों को कोविड-19 से निपटने के उपायों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि संक्रमण बढ़ने के बावजूद भारत में संक्रमण मुक्ति की दर 78% है। सक्रिय मामले 20.36% हैं और इसकी वजह से मृत्यु दर 1.64%। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 77,512 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। अभी तक 37,80,107 लोग इस संक्रमण से छुटकारा पा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 9,78,500 परीक्षण कोविड-19 की जांच के लिए किए गए हैं और जापान की सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी आज देश के नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए बैठक कर रही है। बीमारी के कारण प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उधर लीबिया के शहर बेंगाजी में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी मुख्यालयों में आग लगा दी है। सन 2014 से ही लीबिया देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में परस्पर विरोधी विचारधारा वाले गुटों में बटा हुआ है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। जुड़े रहिए हमसे। हम लाते रहेंगे आपके लिए ताज़ा खबरें और मनोरंजक जानकारियां। राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर
हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्री राम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भवसागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो 2 खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा। लखन लखेऊ रघुबंश मणि ताकेऊ हर को दंडु पुलकी गात बोले बचन चरण चापे ब्रह्मांडु। कुंजरहु कमट अहि कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा होहु सजग सुनि आयसु मोरा। चाप समीप राम जब आए नर नारी नचुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरि गर्भ गरु आई सुरमुनि बरन केरि कदराई। कर सोचू जनक पछतावा रानी न कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ मोहित पाई चढ़े जाई सब शंभु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू चाहत पारू नहीं को कड़हारू। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितैसिय कृपायतन जानी बिकल बिसेखी। देखी विपुल बिकल वैदेही निमिष बिहात कलप समतेहि। ऋषित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुँह करई का सुधा तड़ागा। का बरखा सब
कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेकी। बुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। तम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारगु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही अहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि। गोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। शंकर चाप जहाजु, सागरु रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बार अवगाहु सुहावन। राम रूप राखे सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंस ही देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहु माला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, भंजेउ राम शंभु धनु भारी। मैं तुम्हारी याद में कल रात भर रोता रहा। मैं तुम्हारी याद में कल रात भर रोता रहा। सो गए सारे सितारे
सो गए सारे सितारे, चांद भी सोता रहा, मैं तुम्हारी चाह थी दिल में कि दिल की चाह पूरी हो सके, चाह थी दिल में कि दिल की चाह पूरी हो सके, चाहता कुछ और था, कुछ और ही होता रहा, चाहता कुछ और था, कुछ और ही होता रहा, मैं तुम्हारी देखिए मासूमियत, देखिए मासूमियत इंसान की करके गुनाह, देखिए मासूमियत इंसान की करके गुनाह, पाप गंगा में हजारों साल से धोता रहा, मैं तुम्हारी नाज अपने काम भी, नाज अपने काम भी शायद नहीं अच्छे रहे, नाज अपने काम भी शायद नहीं अच्छे रहे, काटना तो था वही जो, काटना तो था वही जो उम्र भर बोता रहा, मैं तुम्हारी याद में कल रात भर रोता रहा, सो गए सारे सितारे, चांद भी सोता रहा, मैं तुम्हारी नमस्कार मित्रों, कबीरदास जी कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अंग्रेजी में भी कहा गया है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैं अनीता गुप्ता आज आपके समक्ष मर्यादा के ऐसे ही अनमोल मोतियों को अपनी काव्य रचना में पिरोकर लाई हूं। मर्यादा। पानी, आग, हवा ये तीनों जीवन हैं कहलाते, पर जब बस में न रहे तो जानो भय हैं ये बन जाते। रात का घना अंधेरा, झुरमुट जंगलों का घनेरे, आंधी तूफान भूकंप जलजले मन को आते घेरे। वश में सब कुछ बना रहे तो कितना सुंदर ये संसार,
अवश्य हुआ तो बस समझो विनाश लीला और चीत्कार। पेड़ों को तुम काट रहे हो, पर्वतों को छांट रहे हो, नदी प्रवाह को बांध रहे तुम। ठहरो, रुको, संभालो खुद को, कैसे चले अंधेर गर्दी। सब सूना हो जाएगा, नहीं चलेगी मनमर्जी। लुट जाएंगे सब भंडार, मिट जाएगा सुख संसार। सुनो प्रकृति की मूक पुकार, बंद करो ये दुराचार। प्रकृति के अद्भुत भंडार, कितना सुंदर यह संसार। वर्षा की रिमझिम बूंदें हैं और है पवन सुहानी। चंदा की शीतल किरणें हैं, छांव वृक्षों की बड़ी मस्तानी। सूरज की पा तपिश, यह काया कंचन सी दमकाए। नदियों का सिंचन पा माटी, धानी फसल उपजाए। कुदरत रहे मेहरबां प्राणी, आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए, निरंतर नई ऊंचाई पाए। प्रकृति बने सहचरी मानव, उसका कर्ज चुकाए। पर्यावरण रहे सुरक्षित, दूषित न होने पाए। मर्यादा में रहें हम सब, धरती को स्वर्ग बनाएं। मर्यादा में रहकर हम सब धरती को स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत आसियान संबंध विकास के लिए तैयार। आलेख पदम सिंह का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के साथ एक सशक्त तथा बहुआयामी संबंधों पर भारत का फोकस 1990 के दशक की शुरुआत में तथा आर्थिक उदारीकरण की दिशा में भारत की अपनी यात्रा के बाद विश्व के राजनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का एक परिणाम है। आज एक्ट ईस्ट नीति एक गतिशील तथा कार्योन्मुख नीति के रूप में परिपक्व हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में म्यांमार के नेपिदॉ में आयोजित 9वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन तथा 12वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से एक्ट ईस्ट नीति को प्रस्तुत किया था। आसियान के अलावा इस क्षेत्र में भारत ने नीति संबंधी अन्य पहल की है, जिसमें बिम्स्टेक, MGC आदि जैसे आसियान के कुछ सदस्य शामिल हैं। एशिया यूरोप बैठक ASEM, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन EAS, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस तथा विस्तारित आसियान समुद्री मंच EAMF जैसे कई क्षेत्रीय मंचों में भारत ने सक्रिय भागीदारी की है। आसियान के साथ भारत का संबंध इसकी विदेश नीति तथा एक्ट ईस्ट नीति का एक मुख्य स्तंभ है। 2012 में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में इस संबंध का उन्नयन एक स्वाभाविक आरोहण था। 1992 में भारत का क्षेत्रीय साझेदार बनने, 1996 में संवाद साझेदार बनने तथा 2002 में शिखर सम्मेलन स्तरीय साझेदार बनने के बाद इस प्रगति ने ग्राउंड को कवर किया। विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए भारत तथा आसियान के बीच कुल 30 संवाद तंत्र हैं। आसियान तथा आसियान आधारित प्रक्रियाओं के साथ संबंधों को सशक्त करने के लिए एक समर्पित राजदूत के साथ अप्रैल 2015 में जकार्ता में भारत ने आसियान तथा EAS के लिए एक अलग मिशन की स्थापना की है। विभिन्न विदेश नीति पहलों के माध्यम से भारत ने अपने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए मौकों तथा अवसरों को उत्पन्न करने के प्रति विभिन्न प्रयास किए हैं। भारत का उत्तर पूर्व, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हमारा प्रवेश द्वार है। विदेश नीति के मामलों में उत्तर पूर्व के राज्य पड़ोस पहले तथा एक्ट ईस्ट नीतियों की हमारी विदेश नीति के दो मूल स्तंभ के बीच के संपर्क हैं। इस क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण 3C कनेक्टिविटी, वाणिज्य तथा सांस्कृतिक समानता में निहित है। पूर्व के लिए हमारे पड़ोसी तथा मित्रों के साथ साझेदारी में
हम अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में मूलभूत संरचना तथा कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने पर काम कर रहे हैं, जबकि बड़े स्तर के क्षेत्रीय एकीकरण को आगे भी बढ़ा रहे हैं। गत सप्ताह थाईलैंड गणराज्य के विदेश मामलों के मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री दोन प्रमुदविनाई के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया था तथा इस बैठक में आसियान के 10 सदस्य राज्यों के विदेश मंत्रियों तथा भारत के विदेश मंत्री ने भागीदारी की। समुद्री सहयोग, कनेक्टिविटी, शिक्षा तथा क्षमता वर्धन और लोगों से लोगों के संपर्कों समेत कई क्षेत्रों में इस बैठक ने आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी के दर्जे की समीक्षा की। इस बैठक ने आसियान भारत कार्य योजना 2016-2020 के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक ने आगामी 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन संबंधी तैयारियों तथा आसियान के सदस्य राज्यों AMS के नेताओं के मुख्य निर्णयों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति और नवंबर 2019 तथा इससे पहले बैंकॉक में आयोजित 16वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी की भी समीक्षा की। नई आसियान भारत कार्य योजना 2021-2025 को इस बैठक में अंगीकार किया गया था। मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहयोग को सशक्त बनाने संबंधी तरीकों पर चर्चा की तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने वियतनाम की अध्यक्षता के अंतर्गत वर्चुअल माध्यम में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच ARF के विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी भी की। 27वें ARF विदेश मंत्रियों की बैठक FMM में अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। राज्य मंत्री ने हिंद महासागर की पहल, आतंकवाद के खतरे, UNCLOS ढांचे के संदर्भ में समुद्री मुद्दे तथा कोविड-19 के लिए समेकित प्रतिक्रिया के लिए सहयोग पर भारत के परिदृश्य को प्रस्तुत किया। ARF के मंत्रियों ने 3 वक्तव्यों को अंगीकार किया। इन वक्तव्यों में संक्रामक रोग के प्रसार को रोकने तथा प्रतिक्रिया दिखाने के लिए सहयोग को बढ़ाने, आतंकी समूहों के साथ जुड़े बच्चों के उपचार तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में ICT के प्रयोग तथा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। भारत विभिन्न ARF गतिविधियों तथा समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी ICTs तथा आपदा सहायता पर की जाने वाली पहलों में शामिल है। इस बैठक के दौरान 2020-21 के लिए ARF गतिविधियों के तहत स्वीकृत भारत अंतर्राष्ट्रीय जहाज तथा बंदरगाह सुविधा सुरक्षा कोड ISPS कोड तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्रियान्वित करने और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं पर होने वाली कार्यशालाओं की सह अध्यक्षता करेगा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।